हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज़ में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड एलटी 2024 के टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है यूनिट 4 से, और ये होने वाली है यूनिट 4 की क्लास 6। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे स्त्री शिक्षा और उसके महत्वपूर्ण तथ्य और स्त्री शिक्षा से संबंधित मुख्य कार्यक्रम तथा महिला शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान। यानी जो आपकी 4th यूनिट है उसमें महिला शिक्षा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारा का सारा इस यूनिट में, इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो स्त्री शिक्षा है उसके लिए प्रयास वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से ही चलते आ रहे हैं। तो भारत में वैदिक काल से ही स्त्रियों के लिए शिक्षा का व्यापक प्रचार हुआ था। मुगल काल में भी उनकी महिलाओं विदुषियों को उल्लेख मिलता है। लेकिन पुनर्जागरण के दौर में भारत में स्त्री शिक्षा को नए सिरे से महत्व मिलने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1854 में स्त्री शिक्षा को स्वीकार कर लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1854 में जो है स्त्री शिक्षा को स्वीकार किया था और विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के कारण साक्षरता के दर को 0.2 से बढ़कर 6% तक पहुंचाया गया था। तो उस समय पुराने ज़माने में क्या था कि महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो है इसको एक्सेप्ट किया और उस समय जो है, जो वर्तमान में उस समय साक्षरता दर थी 0.2% से बढ़कर 6% कराई गई, जो भी कि एक इम्पॉर्टेंट कदम था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके बाद क्या हुआ देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं को शिक्षा के लिए स्वीकार करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था वो महिलाओं को शिक्षा के लिए स्वीकार करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। और जो 1986 में शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके अनुसार प्रत्येक राज्य को सामाजिक रूपरेखा के साथ शिक्षा का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 से लेकर भारत सरकार पाठशाला में अधिक लड़कियों को पढ़ाने का मौका देने के लिए, अधिक लड़कियों को पाठशाला में दाखिला कराने के लिए और उनकी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए कोशिश, अनेक योजनाएं बनाने के लिए, जैसे निःशुल्क पुस्तकें, दोपहर की भोजन आदि। तो क्या हुआ, धीरे धीरे 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी स्त्री शिक्षा को एक नया स्वरूप दिया। और आज आप देखते हैं कि स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और साथ में जो है निःशुल्क कक्षाएं चल रही हैं। जो आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट भी है, जैसे आपका टीचिंग शुल्क लिया जाता है कक्षा 9th 10th 11th 12th के छात्रों से, लेकिन एक चीज़ आपको पता होगी कि कक्षा 9 10 11 12 की जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनसे शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से जॉन एलाइट ने पहला महिला विश्वविद्यालय खोला था। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, सन 1849 में, और उस विश्वविद्यालय का नाम था बिथोने कॉलेज। फिर उसके बाद देखिए, सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पुनर्गठन देने को सरकार ने फैसला किया। सरकार ने राज्य की उन्नति के लिए, लोकतंत्र के लिए और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं को शिक्षा देना जरूरी समझा। तो जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसने महिला शिक्षा पर बहुत काम किया और उनका कहना था कि अगर देश की स्थिति सुधारनी है तो महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1946 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का बनाया गया और आयोग ने सिफारिश किया कि महिलाओं की शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लिया जाए। भारत सरकार ने तुरंत ही महिला साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन शुरुआत की। तो जो 1947 के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, उस आयोग ने भी जो है महिला शिक्षा के लिए, गुणवत्ता के लिए क्या किया, काम किया। और भारत सरकार ने तुरंत ही महिला साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो भारतीय महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई। आपसे पूछा जा सकता है साक्षर भारत मिशन में मुख्य जो बिंदु था या मुख्य फोकस किस पे था, तो वो भारतीय महिलाओं को शिक्षित करने या साक्षर बनाने पे था। इस मिशन में महिलाओं की अशिक्षा की दर को नीचे लाने की कोशिश की गई। बुनियादी शिक्षा उन्हें अनिवार्य है और अपने स्वयं के जीने और शरीर पर फैसला करने का
अधिकार देने, बुनियादी स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन की समझ के साथ लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा प्रदान हो रही है। तो इस मिशन के अंतर्गत जो है अशिक्षा की दर को नीचे किया गया, बुनियादी शिक्षा दी गई और उनको स्वयं के जीने और शरीर पर फैसला करने के अधिकार देने और बुनियादी स्वास्थ्य और पोषण परिवार नियोजन की समझ के साथ लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जा रही है। यह इम्पोर्टेंट मिशन था। अब बढ़ते हैं आगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है भारत में। जो भारतीय संविधान है उसमें महिला शिक्षा के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो भारतीय संविधान समानता के सिद्धांत यानी भाग 3 में जो है आपको पता होगा वर्णित है कि बात करता है जिसके आधार पर महिलाओं को लिंग सेक्स के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा हासिल है। इस प्रकार संविधान में वर्णित सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं जितनी पुरुषों पर लागू होती है वही महिलाओं पर भी लागू होती है। तो भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि जितनी स्वतंत्रता पुरुष को होगी उतनी ही स्वतंत्रता महिलाओं को भी होगी। सर्वप्रथम भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों समान बर्ताव किया जाए। अनुच्छेद 14 जो है संविधान का वह इस बात की पुष्टि करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता कानून के तहत समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। जबकि अनुच्छेद 15 एक कहता है कि राज्य को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये दो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपने पढ़े होंगे। अनुच्छेद 16 ए और 16 बी जो है या 16 एक और 16 दो जो है वो कहते हैं कि सामान्य तौर पर भेदभाव को रोकता है और व्यवसाय में राज्य के अधीन काम करने वाले लोगों के बीच लिंग के आधार पर लेने होने वाले भेदभाव को रोकता है। यानी जैसे पुरानी रूढ़िवादिता थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती है, पुरुष ही इस काम को कर सकते हैं, इस तरह की रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 16 एक और 2 चलाए गए। फिर देखिए दूसरा संविधान मानता है कि कुछ मामलों में महिलाओं के साथ सही बर्ताव नहीं हुआ है, उन्हें समान दर्जा नहीं मिला है और उन्हें दर्जे पर रखा गया है, निम्न दर्जे पर रखा गया है। इस अन्याय को समाप्त करने और समानता को सुरक्षित करने के लिए संविधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में कुछ विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। जैसा कि 15(3) कहता है, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो इस तरह से 15(3) कहता है कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए अगर कभी आवश्यकता पड़े तो कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने का वैध माना है। आपको पता होगा कि जो आपके उत्तराखंड में है उसमें भी 30% सीटें जो होती हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। उस पर महिला कैंडिडेट ही लिए जा सकते हैं, जबकि महिलाएं आपके जनरल कैटेगरी की सभी सीटों पर लड़ सकती है, मतलब कंपटीशन फाइट कर सकती हैं। इस तरह से महिला कॉलेजों में कुछ पदों पर महिलाओं के लिए प्राथमिकता रखना अनुच्छेद 16 और 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए 243 डी और 243 टी पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने की बात करता है। तो आपको पता होगा कि जो आपके पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव होते हैं उसमें 33% जो सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरा, संविधान राज्य को यह दायित्व देता है कि वह समाज के कमजोर तबके की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास करे जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। और चौथा, संविधान राज्य को यह अनुमति देता है कि महिलाओं को शोषण को रोकने के लिए वह कदम उठाएंगे। पहली दो बातें मूलभूत अधिकारों के तहत कही गई और तीसरी और चौथी बात जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कही गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21(a) की। संविधान के 86वें संशोधन एक्ट जो 2002 में हुआ था, इसके तहत 21(a) के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना मूलभूत अधिकार है। यह आपको पता ही होगा। इस प्रकार शिक्षा न केवल एक प्रावधान है, न ही किसी के द्वारा की जा रही कृपा, बल्कि यह एक मूलभूत अधिकार है और प्रत्येक लड़की या महिला भी इसकी हकदार है। यानी अनुच्छेद 21(a) कहता है, जो आपका संविधान का 86वां संविधान संशोधन था जिससे नीति निर्देशक तत्वों से हटाकर जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का रूप दिया गया था, कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे
चाहे वो लड़की हो, उसको भी यह अधिकार होगा कि वह भी शिक्षा ग्रहण करेगी। मूलभूत अधिकारों के अलावा राज्य के निर्दिष्ट निर्देशक तत्वों में भी जो है महिलाओं के लिए कुछ प्रासंगिक प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि 39 डी कहता है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर कोई पुरुष और महिला एक ही कार्य को कर रहे हैं सेम, तो उनको वेतन भी क्या मिलेगा, समान मिलेगा। ये बात कहता है 39 डी। जबकि अनुच्छेद 21 ए ही कहता है कि देश के नागरिक का कर्तव्य है कि किसी भी ऐसे प्रचलित व्यवहार को जो महिलाओं के साथ सम्मान के लिए अपमानजनक हो, उसे हतोत्साहित करे और निंदा करे। तो 51 ए में कहा गया है कि अगर कोई भी महिला के अगेंस्ट कहीं भी जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है क्या करना है, उसे हतोत्साहित करना है और उस व्यवहार की निंदा करनी है। तो इस तरह से ये दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। इसमें 39 डी आपका महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बात की गई। तो ये कहेगी 39 डी की। अब कुछ जो आपके प्रोग्राम थे या जो शिक्षा नीतियां थी, उनमें महिलाओं के लिए क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या क्या महिलाओं की शिक्षा के लिए समितियां बनी, उन पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ कवर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। होपफुली आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। देखिए क्या है उसके बाद नीतिगत प्रावधान और सुझाव की जब हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने महत्वपूर्ण कदम उठाए महिला शिक्षा के लिए। फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इसने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001, ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए उपयुक्त या महत्वपूर्ण नीतियां या आयोग थे। तो उसमें अगर आपको ऑप्शन देता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001, और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी, तो आपका सही आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में जो आया था, और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति जो 2001 में बनी थी, इन तीनों ने जो है महिला शिक्षा को बढ़ाया। लड़कियों की शिक्षा और जेंडर आधारित भेदभाव की बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज कहे जा सकते हैं। अब पहले बात करते हैं 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने महिलाओं के लिए समानता हेतु शिक्षा की बात कही। तो इसने क्या कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कहना था कि लड़कियों की शिक्षा पर बल केवल सामाजिक न्याय के कारण नहीं, बल्कि इसलिए देना होगा क्योंकि सामाजिक रूपांतरण को गति प्रदान करता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण बिंदु 4.2 महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा की बात करते हुए कहता है कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं की शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, वो ये कहती है कि जो आपका महिला शिक्षा है उनको शिक्षित करना, इसलिए उनको शिक्षित किया जाएगा ताकि जो बुनियादी परिवर्तन लाया जाए, जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में आधारभूत चेंज आए। अतीत से चल रही विकृति और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिनसे महिलाएं जो अब तक अबला समझी जा रही थी, समर्थ और सशक्त हों। तो महिलाओं को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और वैसे भी अगर किसी भी क्षेत्र में किसी को भी आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले उसको शिक्षित करना होगा। नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थानों को सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों और पठन सामग्री की पुनर्रचना की जाएगी, और अध्यापक प्रशासकों को पुनः प्रशिक्षण किया जाएगा। इस काम में सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग होते हुए कृत संकल्प कृत संकल्प होकर किया जाएगा। महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्यों के भाग में प्रोत्साहन दिया जाएगा, और शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये बात की गई महिला शिक्षा से रिलेटेड। ये बात की थी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। अब देखिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने क्या कहा। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो 1992 है, वो क्या है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने महिला सशक्तिकरण के लिए जिन प्रयासों की बात की, उनमें से निम्न प्रयास, कुछ महत्वपूर्ण प्रयास निम्नलिखित हैं। तो जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 था, उसने किन किन बातों पर बात की, देखिए पहला, महिलाओं की आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए।
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को पहचान की जाए और उनकी सकारात्मक छवि बनाई जाए। आलोचनात्मक नजरिए का विकास करना, निर्णय लेने की क्षमता और एक साथ आकर कार्य करने को बढ़ावा दिया जाए। साथ में जो है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, विशेषकर प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचित होकर विकल्पों को चुनने की क्षमता का विकास किया जाए। और विकासात्मक प्रक्रिया में महिलाओं के सम्मान, भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आपका एक्शन ऑफ प्लान 1992 था, उसने क्या कहा कि विकासात्मक प्रक्रियाओं में महिलाओं को भी समान भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। साथ में जो है आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूचना ज्ञान और कौशल ज्ञान प्रदान किया जाए। तो इससे क्या होगा, देखिए कि महिलाओं को जब आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और सूचना ज्ञान और कौशल का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, तो उससे महिलाएं भी विकसित होंगी और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और आज आप देखते होंगे कि महिलाएं भी जो है रोजगार के क्षेत्र में आगे हैं। आप कभी कभी देखते होंगे कि उत्तराखंड में तो ऐसा भी होता है कि जनरल की सीट पे भी महिलाएं कब्जा कर लेती हैं। यह ध्यान में रखते हुए लड़कियों और महिलाओं को सभी क्षेत्र में बराबर भागीदारी को, कानूनी साक्षरता तक पहुंचा उनकी पहुंच बनाना, उनके अधिकारों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना और विशेष में जिन अधिकारों को वह हकदार है उन्हें दिलाना। तो महिलाओं के सभी अधिकारों की बात कही थी किसने? आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपका आयोग थे, कौन कौन से ऐसे आयोग थे जिन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और महिला शिक्षा के लिए काम किया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। तो चलिए, स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए महत्व को स्वीकार करते हुए कई आयोगों और समितियों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में बाधक कारकों की पहचान और निवारण के लिए सुझाव भी दिए। तो लड़कियों की शिक्षा में जो जो चीज़ें आ रही थी उनको दूर करने की बात कही। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखनी। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, इसने भी बात की महिला शिक्षा की। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख कमेटी 1958-59, श्रीमती हंसा मेहता कमेटी 1962, भक्त वत्सल्यम कमेटी 1963, कोठारी कमीशन शिक्षा आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये जो प्रमुख आयोग और नीतियां हैं, इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। अब इनमें से जो प्रमुख है, मुख्य है, उनकी बात करेंगे कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं। जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इसने भी खूब जोर दिया था महिला शिक्षा की। तो इसने किस किस बात पे महिला शिक्षा के जोर दिया, उस पर डिस्कस करते हैं मेन मेन पॉइंट पे। तो जो आपका राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुआ था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसने लड़कियों की और महिलाओं की शिक्षा को महत्व पर जोर दिया और इसने विचार दिया कि लोगों की राय ऐसी मालूम होती है कि 13 से 14 वर्ष की आयु से लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के लड़कियों के विद्यालय अलग अलग हो। आयोग ने अनुभव किया कि यह स्पष्ट नहीं होता कि इस विचारधारा रीति रिवाज है या अनुभव। आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉलेज में प्रवेश की आयु लगभग 18 वर्ष हो और अतः कॉलेज में सह शिक्षा हो सकती है, जैसा कि आज तक मेडिकल कॉलेज में है। इस स्तर पर कॉलेजों के बनाने में आवश्यक रूप से व्यय वृद्धि होगी। लड़कियों के लिए साधारणहीन उपकरण, अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले अध्यापक और अनुपयुक्त विद्यालय भवन होते हैं। यथासंभव कॉलेज स्तर पर सह शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। देखिए, जो आपका जो राधा कृष्णन आयोग था, उसने क्या कहा कि उसने उस टाइम जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है या राधा कृष्णन की अध्यक्षता में जो गठित हुआ था, तो इस आयोग ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि 13-14 साल से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के लड़के लड़कियों की विद्यालयों को अलग अलग करने की बात कर रहा है। कौन? आपका लोगों में सोच ऐसी डेवलप हो चुकी है। उस समय क्या सोचा लोगों ने, मतलब आयोग के जो अध्यक्ष राधा कृष्णन जी, उनके साथ जो अन्य सदस्य रहे होंगे, उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि लोग जो है 13-14 साल से लेकर 18 साल तक की लड़कियों को अलग अलग पढ़ाना चाहते हैं लड़कों से। लेकिन इसी को जो है, इससे क्या होगा, देखिए, अगर आप लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय खोलेंगे तो हो सकता है, या कॉलेजेस खोलेंगे तो हो सकता है उनमें सुविधाओं की कमी हो। तो उनका कहना ये था, राधा कृष्णन आयोग का या विश्वविद्यालय आयोग का, कि आप जो है सह शिक्षा को, कॉलेज स्तर पर सह शिक्षा को क्या दिया जाए, महत्व दिया जाए। महिलाओं को पुरुषों के समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाए
और ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए कि महिलाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो, ताकि अच्छी माता और अच्छी गृहिणी बन सके। स्त्रियों की शिक्षा में गृह अर्थशास्त्र, गृह प्रबंध और समुचित व्यवस्था में प्रावधान अवश्य हो। इन्हें इन विषयों को जानने के लिए प्रेरित किया जाए। अब बात करते हैं मुदालियर कमीशन यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने क्या बात कही महिला शिक्षा की। तो सीधे हम टू द पॉइंट पाएंगे कि इन्होंने महिला शिक्षा की बात करते हुए संविधान के अनुच्छेद 16 ए का हवाला दिया और कहा कि शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक समाज एक लड़के और लड़की दोनों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात कही मुदालियर कमीशन ने लड़कियों की शिक्षा के लिए। फिर कोठारी कमीशन ने भी कहा, जो आपका 14 जुलाई 1964 को पारित प्रस्ताव हुआ, उसमें जो है सभी पहलों पर शिक्षा के विकास और शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति और सामान्य सिद्धांतों, नीतियों और संबंधित प्रश्नों पर सरकारों को परामर्श देने का काम किया था। इस आयोग ने जो है स्त्री शिक्षा के लिए भी सिफारिशें दी, और जो स्त्री शिक्षा के लिए सिफारिशें दी वो निम्न है। आयोग ने कहा कि स्त्री की शिक्षा समस्या पर हाल के वर्षों में अनेक समितियों ने विचार किया। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा समिति, श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में लड़कों और लड़कियों की पाठ्यचर्या के विविधीकरण के लिए नियुक्त समिति। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि लड़कों और लड़कियों के लिए पाठ्यचर्यों के विविधीकरण के लिए नियुक्त कौन सी समिति थी, तो वो थी आपकी हंसा मेहता समिति, जो हंसा मेहता की अध्यक्षता में हुई। श्री एम भक्त वत्सलम की अध्यक्षता में नियुक्त समिति, जिसने कम विकसित लड़कियों की शिक्षा के लिए 6 राज्यों की समस्या का अध्ययन किया। तो देखिए जो आपका कम विकसित लड़कियों की शिक्षा के लिए समिति बनाई गई, उसको थे आपकी कौन सी समिति, भक्त वत्सल्यम समिति। अब इसके बाद आयोग अपने इन सभी समितियों के बातों को अपना इकट्ठा किया, और फिर जो है कोठारी आयोग ने कहा कि हमारी सम्मति में लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के विकास के लिए 2 प्रकार की नीति अपनानी पड़ेगी। पहली, राष्ट्रीय शिक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए विशेष कार्यक्रमों पर बल दिया जाए, और दूसरी, सभी स्तर पर सभी क्षेत्रों में शिक्षा सुधार और विस्तार के लिए सामान्य कार्यक्रमों के विभिन्न अंगों के रूप में लड़कियों की शिक्षा को और ध्यान दिया जाए। 2 बातें कही कोठारी आयोग ने कि स्त्री शिक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए विशेष कार्यक्रमों पर बल दिया जाए, जो भी स्त्री शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाया जाए, और जो सामान्य कार्यक्रम है उनका विस्तार किया जाए। पहली नीति के बारे में हमारी सिफारिश यह है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो ये आपके पास किससे रिलेटेड थी, कोठारी कमीशन ने, जो महिला शिक्षा से संबंधित। अब थोड़ा सा हंसा मेहता समिति को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लड़के और लड़कियों के पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं संभावना पर विचार करने के लिए श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। समिति ने काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात यह तय किया कि जिस गणतांत्रिक और समाजवादी ढंग के समाज की कल्पना करते हैं उसमें शिक्षा का रूप व्यक्ति की योग्यता, भाव और अभिरुचि पर निर्भर होगा, जिनका लिंग से कोई संबंध नहीं होगा। तो जनरली क्या था, देखिए हंसा मेहता समिति का जो उद्देश्य था वो था कि पाठ्यक्रम जो है लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग किया जाए, लेकिन वो भी इस बात को मानता था कि जो लिंग शिक्षक का पाठ्यक्रम है वो लिंग के आधार पर भेदभाव करना आवश्यक नहीं है। पर इसके साथ ही समिति ने यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकार के समाज के निर्माण में अभी काफ़ी देर लगेगी, क्योंकि तत्कालीन स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि लड़का लड़की को एक तरह से मोड़ पे शिक्षा दिया जाए। तो उनका कहना था कि इस संक्रांति काल में हमें लड़के लड़की के बीच मनोवैज्ञानिक भिन्नता और समाज की व्यवहारिक भिन्नता को मानना होगा। यह बात माननी होगी कि लड़के लड़कियों की जो मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं हैं और जो व्यवहारिक भिन्नताएं हैं वो अलग अलग हो सकती है, और इसीलिए क्या किया गया, इसे ही लड़के लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम बनाने के लिए व्यवहारिक आधार मानना होगा। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मान्यताएं और भावनाएं उत्पन्न हो जो आगे आवश्यक है, और ऐसा भी कोई कार्य ना किया जाए जिससे वर्तमान समय में जेंडर भेदभाव पे वृद्धि हो। इस समिति का कहना था कि यदि नए आधार के समाज का निर्माण करना है तो स्त्रियों को वास्तविक और प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान अवसर देने होंगे। इन्होंने जो है पाठ्यक्रम को अलग अलग करने की बात तो कही,
लेकिन उसका जो आधार माना वो क्या माना कि मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं और समाज की व्यवहारिक भिन्नताओं को रखा जाए। उसके अनुसार लड़के लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाए। फिर समानता की ओर महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति। 1971-74 में एक समिति गठित हुई जिसे आप समानता की ओर समिति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो समानता की ओर शीर्षक के साथ दी थी। इस समिति का कहना है कि देश में होते आर्थिक और सामाजिक बदलावों ने महिला सुधार से जुड़ी नई चुनौतियों और समाज समस्याओं को पेश किया। भारतीय सरकार को इस कारण महिलाओं के अधिकार और हैसियत से जुड़े प्रश्नों को विस्तृत पड़ताल की आवश्यकता हुई, जो सामाजिक नीतियां विशेषकर शिक्षा नीति में सहायक दिशा निर्देशक दे सके। इस उद्देश्य के साथ शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार ने 22 सितंबर 1971 इस डेट को याद रखिएगा, इस समिति का गठन किया। और इस समिति ने अपना जो रिपोर्ट सौंपी वो सौंपी समानता की ओर टुवर्ड्स इक्वलिटी शीर्षक के नाम से 1974 दिसंबर में। और इस समिति ने मोटे तौर पर 3 आयामों पर बल दिया। पहला, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। दूसरा, उनकी शिक्षा। और तीसरा, रोजगार पर संवैधानिक कानून और प्रशासनिक प्रावधान के अवसर के साथ जांच पड़ताल करना। तो 3 चीज़ों पर कि क्या महिलाओं की सामाजिक स्थिति है वर्तमान में, दूसरा उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था की जाए, और रोजगार के संवैधानिक और कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के असर की जांच पड़ताल करना। ये 3 मुख्य उद्देश्य इस समिति ने दिए अपने। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कही कि पिछले 2 दशकों में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में इन प्रावधानों को प्रभाविकता को आंकना, जिससे कि अधिक प्रभावी कार्यक्रम सुझाए जा सके। अब इसमें क्या थे, देखो जो तीनों में बात हुई वो क्या क्या हुई ये देख लेते हैं। तो जो पहला था कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा और रोजगार संवैधानिक, कानूनिक और प्रशासनिक प्रावधानों के असर की जांच पड़ताल करना। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 2 साल में जो भी स्थिति थी महिलाओं की, उनकी जांच की जाए। दूसरा क्या था, देखिए कि महिलाओं की स्थिति को बदलते हुए सामाजिक प्रतिरूप में संदर्भ में देखना कि अब समाज बदल रहा है, धीरे धीरे जो है सामाजिक चीज़ें चेंज हो रही है, तो अब महिलाओं की स्थिति को भी बदलाव करना पड़ेगा। और तीसरा था, देखिए कि कानून, शिक्षा, रोजगार, जनसंख्या नीति आदि के क्षेत्र में उन कारकों को निर्धारण किया जाना चाहिए जिनमें महिलाओं को धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी है। जो भी कारक है जिससे महिलाओं की प्रगति धीमी हो रही है, उनको उनकी जांच पड़ताल हो और उनको जो है समाधान किया जाए। इन कारणों के निवारण हेतु उपाय सुझाना, जिससे कि महिला राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा सके। समिति ने महिलाओं की शिक्षा और समाज में व्याप्त जेंडर आधारित भेदभाव पर विस्तार से चर्चा की और उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश भी की। जैसा कि समिति के रिपोर्ट 6 में माना गया है कि शिक्षा पर चर्चा करते हुए शैक्षिक विकास संबंधी सिफारिशों की बात की। इन सिफारिशों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया। पहला, औपचारिक व्यवस्था संबंधी सिफारिश, और दूसरा, अनौपचारिक व्यवस्था संबंधी सिफारिश। अब बात करते हैं लड़कियों की शिक्षा, समान स्कूल व्यवस्था की। देखिए, देश आगे बढ़ रहा था, अनेक प्रकार से जो है हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास हुए। अब लड़कियों की शिक्षा, समान स्कूल व्यवस्था और विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा 2005 की बात करें तो 8 दिसंबर 2004 को असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एनसीईआरटी के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार समिति के सचिव सदस्य थे। इस समिति में कुल 15 सदस्य थे। जिन मुद्दों पर काम किया उनमें से एक मुद्दा लड़कियों की शिक्षा भी रही। इस समिति का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को कम करने वाली विशेष नीतियों और तत्कालीन प्रावधानों का परीक्षण करना था। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना था। लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में इस समिति के कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्न प्रकार हैं। तो मेन मेन बातें जो हैं वो क्या कही, तो इन्होंने कहा कि महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा के प्रति अपनाए जाने वाले यांत्रिक दृष्टिकोण को जोरदार तरीके से विरोध करने की जरूरत है, जिसके तहत यह समझा जाता है कि जन्म दर को नियंत्रित करने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और सेवाओं में कम खर्चीले और गिरती शिशु मृत्यु दर आदि के लिए महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि जो आपके पास गिरती हुई शिशु मृत्यु दर है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनके लिए जो है महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है।
इस तरह के दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से लड़कियों को दी जाने वाली शिक्षा के स्तर और उसके प्रकार पर असर पड़ रहा है। आज भी लड़कियां शिक्षा जेंडर आधारित रूढ़िवादिता से ग्रसित है। अब इन्होंने क्या कहा कि विद्यालयों में जो है नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए स्कूलों में नामांकन तक ही सीमित रह गई हैं। ऐसा ना हो, इसलिए यह जरूरी है कि लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में लक्ष्य प्राप्ति को केवल उनके नामांकन और उनके स्कूलों में रुक पाने रिटेंशन तक ही सीमित ना रखा जाए, बल्कि उन्हें विषय और सभी विषय स्तरों पर उपलब्धियों और प्रदर्शन को देखा जाए। यानी महिलाओं को भी जो है आगे बढ़ाया जाए। और जिन्होंने यह बात कही, मेन इम्पोर्टेंट बात, कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि लड़कियों के लिए शिक्षा को प्रारंभिक स्तर से ऊपर भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए और समर्थन दिया चाहिए। यानी लड़कियों को उच्च शिक्षा में भी आगे बढ़ाना चाहिए, इस बात पर बल दिया। अब लड़कियों और महिलाओं के लिए जो शिक्षा की योजनाएं थी, उसमें अगर आप मुख्य बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक तो आपको महिला समाख्या पढ़ना है और दूसरा आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पढ़ने हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मैंने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको गौरा देवी कन्याधन योजना, इसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि गौरा देवी कन्याधन योजना क्या है, जो हमने यूनिट 5th थी उसकी क्लासेस में डिस्कस किया था प्रमुख योजनाओं में। तो इसलिए यहाँ मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। तो यह योजना 22 जनवरी 2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा संयुक्त पहल के रूप में अग्रसित हुई है। इसमें निम्न लिंग अनुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया था प्रारंभ में, जिसे बढ़ाकर 161 जिलों में कर दिया गया है। और आज वर्तमान समय में ये योजना हर जिले में चल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो बालिकाओं को 100% जो है क्या देना, शिक्षा देना के लिए बनाई गई है। अब जो आपकी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं उड़ान की। देखिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका, ये आज की लास्ट टॉपिक है। थोड़ा सा क्लास लंबी हो गई है, लेकिन टॉपिक ही इतना बड़ा था, मैंने एक ही क्लास में कवर करने की सोची, क्योंकि आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। इसलिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए। अब देखिए उड़ान जो योजना है वो भी जो है महिला शिक्षा से संबंधित और एक इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। इसको आप गौर से देखेगा। तो तकनीकी शिक्षा में छात्रों की कुल भर्ती की तुलना में लड़कियों की आईआईटी में शामिल होने की संख्या काफ़ी कम है। इन प्रमुख तकनीकी शिक्षण संस्थानों को प्रवेश परीक्षा मात्र 10 से 12% लड़कियां ही उत्तीर्ण कर पाती है। जो आईआईटी है, इंजीनियरिंग है, इस क्षेत्र में जो है मात्र 10 से 12% लड़कियां ही क्या कर पा रही थी, सफल हो पा रही थी इस परीक्षा में। इसके सबसे बड़े कारणों में से एक, लड़कियों के माता पिता उन्हें प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं भेजते हैं। साथ ही नज़दीकी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के अवसरों की कमी है। छात्राओं के लिए शैक्षणिक अवसरों को प्रोत्साहित करने के मकसद से सीबीएसई ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया था। तो जो उड़ान कार्यक्रम था वो किसने शुरू किया था? सीबीएसई ने। और सीबीएसई ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया, इसके अनुसार क्या है देखिए कि उसने उन योग्य छात्राओं के लिए एक बड़ा मंच मुहैया कराया, तैयार किया, जो इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा पाना चाहती हैं। इसका मकसद कक्षा 11 और 12 के दौरान छात्राओं को आईआईटी जेईई की तैयारी करने में मदद करना है। इस परियोजना का लक्ष्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के कम दाखिले की समस्या से निपटाना है। तो देखिए ये उड़ान योजना है, यह किसके द्वारा शुरू की गई? सीबीएसई के द्वारा। ये क्यों शुरू की गई? कि जो इंजीनियरिंग का फील्ड है, जो हमारा इंजीनियरिंग का फील्ड है, इसमें लड़कियों की प्रतिशतता या लड़कियों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है, लड़कियां जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लें, एंट्रेंस परीक्षा पास करें। क्योंकि क्या होता है, जनरली जो है घर वाले लड़कों को तो इंजीनियरिंग करने के लिए या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की कोचिंग करने के लिए बाहर भेज देते हैं एंट्रेंस की कोचिंग के लिए, लेकिन लड़कियों को नहीं भेज रहे थे।
तो इसके लिए जो है एक मंच तैयार किया, एक कोचिंग की तरह इंजीनियरिंग की शिक्षा पाने के लिए एक मंच दिया किसने, सीबीएसई ने, उड़ान योजना के अंतर्गत। और इससे क्या होगा, ताकि जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिलाएं जानी है या लड़कियां जाना चाहती हैं, वह अधिक से अधिक लड़कियां प्रतिभाग कर पाए। तो ये था महिला शिक्षा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा आपको महिला शिक्षा में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज़ के साथ। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहिए। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएँ और तैयारी कर पाएँ, और आप लोग सक्सेसफुली उत्तराखंड में एलटी बन पाएँ। गुड लक।